Hello, प्यारे बच्चों. Good morning. And the story was going on your chapter 5 from your Flamingo Indigo. And what it says, where we were reading that day. Yes, the visit undertaken casually on the entreaty of an unlettered peasant, in the expectation that it would last a few days, occupied almost a year of Gandhi's life. Uh, I told you yesterday as well कि जो राजकुमार शुक्ला जी थे वो गांधी जी के पास आए थे. गांधी जी ने क्या एक्सपेक्ट किया था कि जो अनलेटेड पीजन मेरे पास आया है इसका सोल्यूशन करता हूँ और ये कुछ दिन में ख़त्म हो जाएगा. तो ऐसे काम ने गांधी जी के लगभग 1 साल को ऑक्यूपाई किया. गांधी जी का करीब 1 साल उस काम ने ले लिया. तो यहाँ तक आपकी स्टोरी हो चुकी थी. अब आगे पढ़ते हैं आज की कहानी. सो लेट्स स्टार्ट. The official inquiry assembled a crushing mountain of evidence against the big planters. And when they saw this, they agreed in principle to make refunds to the peasants. But how much must we pay? They asked Gandhi. जो ऑफिशियल इंक्वायरी मैंने आपसे बताया था बच्चों कि सुपरिटेंडेंट जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर थे उन्होंने एक इंक्वायरी बैठाई थी, एक इंक्वायरी को असेंबल किया था. तो उसने क्या किया, उसने यहाँ लिखा है क्रशिंग माउंटेन ऑफ एविडेंस, एक सबूतों का पहाड़ इकट्ठा हो गया. यानी बहुत उनके खिलाफ जो वहाँ के बड़े बड़े जो जमींदार थे, लैंड ओनर्स थे, जो कि शेयर क्रॉपिंग के लिए मजबूर करते थे छोटे छोटे किसानों को, उनके खिलाफ बहुत बड़ा एक सबूतों का पहाड़ इकट्ठा हो गया. तो उन्होंने देखा और वे इस पर प्रिंसिपल में यानी इस तरह से सैद्धांतिक रूप में जैसा कि होता है वो सारे एग्री हो गए उन किसानों का फंड वापस देने के लिए, उनका पैसा रिफंड करने के लिए. उन्होंने कहा लेकिन हमें कितना पैसा वापस देना है, उन्होंने गांधी से पूछा. देन they thought he would demand repayment in full of the money which they had illegally and deceitfully extorted from the sharecroppers. He asked only 50%. There he seemed adamant, writes Reverend J. J. Hodge, a British missionary in Champaran, who observed the entire episode at close range. Thinking probably that he would not give way, the representative of the planters offered to refund to the extent of 25%. And to his amazement, Mr. Gandhi took at his word, thus breaking the deadlock. तो उन लोगों ने सोचा, जिन लोगों ने पूछा कि कितना पैसे लोगे, उन्होंने सोचा कि शायद गांधी जी पूरे पेमेंट की मांग करेंगे जितना हमने इलीगली और डिसीटफुली, धोखाधड़ी और गलत तरीके से हमने उनसे ऐंठा था, उस पूरे धन की वो वापस मांग करेंगे जो हमने शेयर क्रॉपर से ऐंठा था. लेकिन गांधी जी ने सिर्फ 50% की मांग रखी और ही सीम्ड एडमंट. एडमंट का मीन्स होता है अटल, अडिग, एकदम डिटरमिन्ड, जो अपनी बातों से न हटने वाला हो. तो ऐसा लग रहा था कि गांधी जी एडमंट रहेंगे. ये कौन लिखते हैं? राइट्स रेवरेंड जे जेड होज, अ ब्रिटिश मिशनरी इन चंपारण हु ऑब्जर्व द एंटायर एपिसोड एट क्लोज रेंज. तो ऐसा ये जो लिखा कि वो बिल्कुल अटल लग रहे थे, ये लिखा रेवरेंड जे जेड होज ने. रेवरेंड कहते हैं सम्मानित, जो हम रिस्पेक्टेड कहते हैं उसे. तो जे जेड होज एक ब्रिटिश मिशनरी थे जो चंपारण में थे उस टाइम, जिन्होंने ये पूरा एपिसोड, पूरी घटना एक क्लोज रेंज से, एक करीबी से देखी थी. तो उन्होंने ये बात लिखी कि गांधी जी बिल्कुल अटल लग रहे थे कि 50% तो लेंगे ही. तो यह बात सोचकर, थिंकिंग प्रोबब्ली दैट ही वुड नॉट गिव वे, यह बात सोचकर कि वो शायद ना माने, तो जो उनके रिप्रेजेंटेटिव थे प्लांटर्स के, प्लांटर्स यानी जो लैंड ओनर्स थे, जो उनके प्रतिनिधि थे, उन्होंने पहले 25% कहा. और उनका अमेजमेंट यानी उन्हें आश्चर्य हुआ, गांधी जी एकदम से मान गए और गांधी जी ने ये सारा डेडलॉक ख़त्म कर दिया. तो इसे मैं फिर से अपने वर्ड्स में कहूँगा एक बार. तो पहले तो वो लोग सोच रहे थे कि गांधी जी पूरे पैसे की मांग करेंगे जितना हमने गरीबों से ऐंठा था, लेकिन गांधी जी ने 50% की मांग की. तो उन लोगों ने सोचा कि यदि हम शायद 50% एकदम से देंगे तो गांधी जी शायद ना माने. तो उन्होंने पहले कम
देने का प्रस्ताव रखा। उन्होंने कहा कि मैं 25% आपको हम देंगे। तो गांधी जी तुरंत मान गए कि ठीक है 25% दे दो। उन्होंने ये मुद्दा खत्म कर दिया। ये बात थी। अब आगे देखो, दिस सेटलमेंट was adopted unanimously by the Commission. Gandhi explained that the amount of the refund was less important than the fact that the landlords had been obliged to surrender part of the money and with it part of their prestige. Therefore, as far as the peasants were concerned, the planters had behaved as lords above. तो यहाँ तक देख पहले ये जो सेटलमेंट था ये अनैनिमसली मान लिया गया, बिना किसी विरोध के बहुत ही एकदम से मान लिया गया, किसी ने इसका अपोज नहीं किया। तो गांधी जी ने ये बात ऐसे एक्सप्लेन की, उन्होंने कहा कि जो अमाउंट का जो हमें रिफंड मिला है वो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि जो लैंडलॉर्ड थे उन्होंने अपनी गलती को स्वीकारा है, हैड बीन ऑब्लाइज्ड टू सरेंडर, है ना, उन्होंने अपने पैसा दिया है, अपने को सरेंडर किया है और साथ ही साथ अपनी प्रेस्टीज भी हमें दी है। प्रेस्टीज यानी अपना उन्होंने अपना सेल्फ रिस्पेक्ट, अपनी जो उनकी फेम थी, प्रसिद्धि, वो सब उनकी चली गई है लैंड ओनर्स की, ठीक है। और इसीलिए जो पीजेंट्स थे जिस बात के लिए वो चिंतित रहते थे हमेशा कि जो प्लांटर्स थे वो उनके साथ किस तरह व्यवहार करते थे, प्लांटर्स यानी लैंड ओनर्स उनके साथ ऐसे व्यवहार करते थे मानो वे कानून से भी ऊपर हो, है ना, लॉर्ड्स अबव द लॉ। नाउ द पीजेंट्स सा दैट ही हैड राइट्स एंड डिफेंडर्स, ही लर्नड करेज। अब पीजेंट्स ने देख लिया था कि उनके अधिकार हैं, उनके राइट्स हैं जो उन्हें डिफेंड कर सकते हैं, और उन्होंने साहस भी सीख लिया था, उन्होंने करेज सीख लिया था। फिर से इस पूरे पैराग्राफ को बताता हूँ कि गांधी जी ने इस बात को इस तरह एक्सप्लेन किया कि जैसे उन्होंने सोचा था कि गांधी जी पूरी ही रकम मांगेंगे जितना हमने पैसा लूटा था, लेकिन गांधी जी ने 50% मांगा, उन्होंने 25% का शुरू में प्रस्ताव रखा, गांधी जी मान गए। तो गांधी जी ने गांधी से जब पूछा कि आपने 25% को ही क्यों एकदम से एक्सेप्ट कर लिया, तो उन्होंने कहा कि पैसा इतना इम्पोर्टेंट नहीं है जितना कि लैंड ओनर्स ने अपनी इज्जत हमें दे दी है, उनकी इज्जत चली गई और साथ ही साथ उन्होंने कुछ पैसा भी हमें दिया है। ओके। और दूसरी बात, इससे एक बात यह है कि किसानों को अपने अधिकार पता चल गए हैं, उन्होंने साहस करना सीख लिया है, उन्हें पता चल गया कि हमारे राइट्स हैं। वो जो लैंड ओनर्स हमारे ऊपर इस तरह व्यवहार करते थे जैसे वो कानून से भी ऊपर हो, अब उन्हें पता चल गया कि ये गलत है। बस यही उनकी मेन बात है जो वो सिखाना चाहते थे वहाँ के लोगों को, वो ये हो गया था। Now, events justify Gandhi's position. Within a few years, the British planters abandoned their estates, which reverted to the peasants. Indigo sharecropping disappeared. Events justify Gandhi's position. जो वहाँ की घटनाएं थी उन्होंने गांधी की पोजीशन को जस्टिफाई किया, यानी गांधी ठीक सिद्ध हुए। और कुछ ही सालों बाद ब्रिटिश जो प्लांटर्स थे, जो अंग्रेज जमींदार थे, वो वहाँ से अबेंडन कर गए, वो वहाँ से अपने अपने जगह को, अपने स्टेट्स को, अपने ज़मीनों को छोड़ छोड़ कर भाग गए, जाने लगे, जो कि रिवर्ट कर दिया गया पीजेंट्स को। यानी जो उनकी ज़मीन थी जिसको वो छोड़ छोड़ कर चले गए, वो सारी पीजेंट्स को रिवर्ट कर दिया गया, यानी वो सारी ज़मीनें किसानों को दे दी गई जो उनकी ही थी, जिन पर कब्जा जमाए बैठे थे ब्रिटिशर्स। और इंडिगो शेयर क्रॉपिंग डिसअपियर हो गई। जो इंडिगो, जो नील की शेयर क्रॉपिंग थी यानी बटाईदारी थी, वो वहाँ से बिल्कुल ख़त्म हो गई। Gandhi never contented himself with large political and economic solutions. He saw the cultural and social backwardness in the Champaran villages and wanted to do something about it immediately. तो गांधी कभी भी बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से कंटेंट नहीं होते थे, यानी सेटिस्फाइड नहीं होते थे। गांधी कभी भी बड़े पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सॉल्यूशन से सेटिस्फाइड नहीं होते थे। उन्होंने वहाँ पर कल्चरल और सोशल बैकवर्डनेस देखी। चंपारण में उन्होंने सोशल और कल्चरल बैकवर्डनेस देखी चंपारण के गांव में, और वे उसके लिए कुछ करना चाहते थे बहुत जल्द। एंड ही वांटेड टू डू समथिंग अबाउट इट इमीडिएटली, राइट। ही अपील्ड फॉर टीचर्स, उन्होंने टीचर्स के लिए अपील की, अपील यानी रिक्वेस्ट की। महादेव देसाई एंड नरहरि पारिख, two young men who had just joined Gandhi as disciples, and their wives volunteered for the work. तो इसे अंडरलाइन करेंगे।
एक महादेव देसाई, एक नरहरि पारिख, ये दो जवान लड़के जिन्होंने अभी गांधी को ज्वाइन किया था एज डिसाइपल्स, यानी वो गांधी के शिष्य बने थे अभी अभी, और उनकी पत्नियां भी। इन्होंने वॉलंटियर एज ए वॉलंटियर वहाँ काम किया, वो तैयार हो गए एज ए वॉलंटियर काम करने के, वो सब के सब। यानी वॉलंटियर मैंने बताया था आपको स्टार्टिंग में चैप्टर की, ऐसे लोग जो अपनी इच्छा से काम करते हैं, है ना, जो कि काम करते हैं अपनी इच्छा से, स्पॉन्टेनियसली अपनी इच्छा से काम करते हैं। तो वो इस काम के लिए तैयार हो गए। सेवरल मोर केम फ्रॉम बॉम्बे, पूना एंड अदर डिस्टेंट पार्ट्स ऑफ द लैंड। और भी लोग आए मुंबई से, बॉम्बे कहते थे पहले इसको, बॉम्बे से, पूना से, ये पूना यानी पुणे, इसे पहले पूना कहते थे। तो ये और भी इंडिया से दूर दूर पार्ट से और भी वॉलंटियर्स आए। और देवदास, गांधी यंगेस्ट सन, हुज देवदास, गांधीज यंगेस्ट सन, अराइव्ड फ्रॉम द आश्रम एंड सो डिड मिसेस गांधी। अब समझे ना, देवदास गांधी वहाँ आए जो गांधी जी के छोटे बेटे थे, और वैसा ही मिसेस गांधी ने भी किया, यानी गांधी जी की पत्नी भी वहाँ आई चंपारण में आश्रम से। प्राइमरी स्कूल्स वर ओपन इन 6 villages. कस्तूरबाई taught the ashram rules on the personal cleanliness and community sanitation. तो गांधी जी की पत्नी वहाँ पहले क्या क्या किया गया, वहाँ पे प्राइमरी स्कूल्स खोले गए 6, है ना, 6 गाँव में प्राइमरी स्कूल्स खोले गए। और कस्तूरबाई वहाँ जो आश्रम में भी सिखाती थी, यानी सफाई के बारे में मैं बताती थी। तो वहाँ भी जो स्कूल्स खोले, वहाँ भी जो कस्तूरबाई थी गांधी जी की वाइफ, वो उन्हें सैनिटेशन के बारे में सिखाती थी, साफ सफाई, क्लीनलीनेस, सैनिटेशन वगैरह के बारे में उनको सिखाया करती थी लोगों को, कि साफ रहो, ये सब चीज़ें सिखाती थी। Health conditions miserable, Gandhi got a doctor to volunteer his service for 6 months. 3 medicines were available: castor oil, quinine and sulfur ointment. तो वहाँ की जो हेल्थ कंडीशंस थी बहुत ही माइजरेबल थी, बहुत ही बुरी थी, हेल्थ कंडीशन बहुत ही ख़राब थी। और गांधी को एक डॉक्टर मिला एज ए वॉलंटियर, जो 6 महीने काम करने के लिए तैयार हो गया कि 6 महीने मैं यहाँ वॉलंटियरिंग करूँगा। तो 3 मेडिसिन्स वर अवेलेबल, वहाँ 3 दवाइयाँ अवेलेबल थी: कैस्टर ऑयल और क्विनाइन एंड सल्फर ऑइंटमेंट, यानी सल्फर का मरहम। तो एनीबडी हु शोड अ कोटेड टंग, किसी व्यक्ति की जिसकी टंग कोटेड होती थी, यानी टंग पर कुछ गंदगी की परत जम जाती थी, उसे कैस्टर ऑयल की डोज दी जाती थी। और जिसको मलेरिया हो जाता था, जिसको मलेरिया फीवर हो जाता था, उसको कुनेन और कैस्टर ऑयल मिलता था, क्विनाइन और कैस्टर ऑयल। और जिस व्यक्ति को स्किन एरप्शंस हो जाता था, स्किन की कोई डिजीज हो जाती थी, तो उसको क्या मिलता था, ऑइंटमेंट प्लस कैस्टर ऑयल। ये 3 दवाइयाँ वहाँ थी। गांधी आस्क्ड द filthy state, noticed. Gandhi noticed the filthy state of women's clothes. He asked Kasturbai to talk to them about it. One woman took Kasturbai into her hut and said, "Look, there's no box or cupboard here for clothes. The sari I am wearing is the only one I have." तो गांधी ने औरतों की फिल्दी स्टेट पर ध्यान दिया। फिल्दी यानी बहुत ही घटिया, बहुत ही गंदी। जो औरतों के कपड़ों की जो स्टेट थी वो बहुत ही फिल्दी थी, गंदे कपड़े वो औरतें बहुत पहन रखी थी। तो उन्होंने कस्तूरबाई से कहा कि औरतों से इसके बारे में बात करें, उन्हें जागरूक करें। तो एक औरत कस्तूरबाई को अपने झोपड़ी में ले गई और कहा, देखो यहाँ पर कपड़े रखने के लिए ना तो कोई बॉक्स है और ना ही कोई कबर्ड है, यानी अलमारी है। ये साड़ी जो मैं पहन रही हूँ, ये मेरे पास एकमात्र साड़ी है। ये उस औरत ने कस्तूरबाई को बताया। During his long stay in Champaran, Gandhi kept a long distance watch on the ashram. He sent regular instructions by mail and asked for financial accounts. Once he wrote to the residents that it was time to fill in the old latrine trenches and dig new ones, otherwise the old ones would begin to smell bad.
तो जब गांधी जी बहुत लंबे टाइम के लिए चंपारण में रुके हुए थे, तो गांधी जी अपने आश्रम पर भी नज़र रखते थे। वो किस तरह से? वे रेगुलर इंस्ट्रक्शंस देते रहते थे वहाँ के वॉलंटियर्स को, ईमेल के द्वारा, और उनको फाइनेंशियल अकाउंट्स भी पूछते रहते थे। एक बार गांधी जी ने लिखा वहाँ के रेजिडेंट्स से, जो वहाँ के निवासी थे, कि अभी जो लेटरिन ट्रेंचेस है, जो लेटरिन की जो खाइयाँ हैं, उन्हें वो भर गई होंगी। तो अब एक काम करो, अब नई खोदो। अगर पुरानी वाली को ही चलाते रहें तो उनमें बदबू होना शुरू हो जाएगी। ये गांधी जी ने लिखा। इसका मतलब वैसे तो आप समझ रहे होंगे कि इस लाइन की क्या ज़रूरत थी चैप्टर में देने की, लेकिन इसका मतलब है कि गांधी जी साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे। और आपने भी देखा होगा, जब आप हाइजेनिक रहते हैं तो इससे बीमारियां होने के चांसेस कम हो जाते हैं। जब आप नहा धोकर साफ सुथरे रहते हैं तो आप बीमार पड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। इसलिए ये लाइन भी यहाँ पर दी गई है चैप्टर में। The Champaran episode was a turning point in Gandhi's life. What I did, he explained, was a very ordinary thing. I declared that the British could not order me about in my country, my out country. चंपारण की जो एपिसोड थी, जो इंसिडेंट था, जो घटना थी, वह गांधी जी की लाइफ में टर्निंग पॉइंट सिद्ध हुआ। गांधी जी ने एक्सप्लेन किया कि जो भी मैंने किया है वो बहुत ही साधारण सी बात है। उन्होंने डिक्लेयर किया, उन्होंने बस यह बात साबित कर दी थी, इस बात की घोषणा कर दी थी कि मेरी ही कंट्री में ब्रिटिश मुझको ऑर्डर नहीं कर सकते, कि मेरे ही देश में ब्रिटिश मुझ पर ऑर्डर नहीं चला सकते। उन्होंने ये बात सिद्ध कर दी थी लोगों के सामने, इस बात के लिए घोषणा कर दी थी। उन्होंने बस इतना किया था, कोई स्पेशल चीज़ नहीं की थी। उन्होंने बस, ये उनका ही कहना है, उन्होंने कहा कि मैंने कोई खास नहीं किया, मैंने तो बस ये किया है कि मैंने लोगों को बता दिया है कि ब्रिटिशर्स मेरी ही कंट्री में मुझ पर रूल नहीं कर सकते हैं। But Champaran did not begin as an act of defiance. It grew out of an attempt to alleviate the distress of large numbers of poor peasants. This was the typical Gandhi pattern. His politics were intertwined with the practical day-to-day problem of the millions. His was not a loyalty to abstractions, it was a loyalty to living human beings. लेकिन चंपारण की शुरुआत डिफाइंस से नहीं हुई थी। चंपारण की शुरुआत जो है, डिफाइंस का मतलब होता है कि किसी की डिसोबे करना। तो चंपारण से मेरा मतलब है कि जो चंपारण में जो इंसिडेंट हुआ था, ये अभी जिसके रिगार्डिंग ये पूरा चैप्टर है, वहाँ की जो इंडिगो की जो शेयर क्रॉपर्स की प्रॉब्लम थी, तो ये सारे इंसिडेंट डिफाइंस से शुरू नहीं हुई थी कि गांधी जी ने सरकार का विरोध किया और सरकार को डिफाइंस किया, डिसोबे किया, इससे शुरू नहीं हुई थी। ये जो शुरू हुई थी, ये गरीबों की हेल्प करने से शुरू हुई थी। जो वहाँ के गरीब पीजेंट्स थे, उनकी हेल्प करने के लिए शुरू हुई थी, उनकी हेल्प करने के प्रयास में शुरू हुई थी। ये जो गांधी का टिपिकल पैटर्न था, जो गांधी की राजनीति थी, ये बहुत व्यवहारिक थी। ये मिलियंस लोगों की जीवन की डे टू डे लाइफ की प्रॉब्लम से जुड़ी हुई थी। यानी गांधी की जो राजनीति थी वो लोगों की दिन प्रतिदिन की राजनीति से जुड़ी हुई थी। गांधी जी की लॉयल्टी अब्स्ट्रैक्शन से नहीं जुड़ी थी। अब्स्ट्रैक्शंस होता है बेवकूफ़ी, इम्प्रैक्टिकल होना, यानी अव्यवहारिकता, मतिहीनता, बुद्धिहीनता, जो मतलब जो बेवकूफ़ी होती है लोगों की, उनकी राजनीति इससे नहीं जुड़ी थी। उनकी वफादारी तो लिविंग ह्यूमन बीइंग से जुड़ी थी। जो जीवित मानव होते हैं, जिंदा आदमी होते हैं, उनसे गांधी जी की लॉयल्टी, वफादारी जुड़ी हुई थी। In everything Gandhi did, moreover, he tried to mold a new free Indian who could stand on his own feet and thus make India free. तो गांधी जी ने जो प्रत्येक चीज़ की, जो भी कुछ किया वो तो किया, उसे छोड़ो, लेकिन इसके अलावा उन्होंने
एक न्यू फ्री इंडियन बनाने की कोशिश की, एक फ्री न्यू इंडियन, एक ऐसा फ्री इंडियन आदमी बनाने की कोशिश की जो अपने पैरों पर खड़ा हो सके। गांधी जी ने जो किया वो तो किया ही, लेकिन उन सब के अलावा उन्होंने हमेशा एक नए भारतीय व्यक्ति को बनाने की कोशिश की जो कि फ्री हो, जो कि स्वतंत्र हो, जो अपने पैरों पर खड़ा हो। और इसी तरह उन्होंने भारत को आज़ाद करने की कोशिश की। Early in the Champaran action, Charles Freer Andrews, the English pacifist who had become a devoted follower of the Mahatma, came to bid Gandhi farewell before going on a tour of duty to the Fiji Islands. तो जैसे ही चंपारण की लड़ाई शुरू होने वाली थी उसकी शुरुआत में चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, जो एक इंग्लिश पेसिफिस्ट थे, पेसिफिस्ट होते हैं शांति दूत, जो एक अंग्रेज शांति दूत थे, वो गांधी जी को फेयरवेल करने आए क्योंकि उन्हें जाना था। वो गांधी जी को फेयरवेल बोलने यानी कि विदाई लेने आए गांधी जी से, जो गांधी जी के डिवोटेड फॉलोवर बन गए थे। और वो अपनी ड्यूटी निभाने के लिए फिजी आइलैंड पर उन्हें जाना था। फिजी के आइलैंड पर उन्हें जाना था, वहाँ उनकी ड्यूटी लगा दी गई थी। तो वो गांधी जी को बाय बोलने आए थे। Gandhi's lawyer friends thought it would be a good idea for Andrews to stay in Champaran and help them. तो गांधी जी के जो लॉयर फ्रेंड्स थे, वकील मित्र थे, उन्होंने सोचा कि एक अच्छा आइडिया है यदि एंड्रयू, जो कि एक अंग्रेज है, वो हमारे साथ चंपारण में रुके और हमारी सहायता करे। तो एंड्रयू was willing if Gandhi agreed, but Gandhi was vehemently opposed. He said, "You think that in this unequal fight, it would be helpful if we have an Englishman on our side." एंड्रयू भी राजी थे यदि गांधी जी राजी हो जाएं, लेकिन गांधी जी ने विमेंटली इसका विरोध किया। विमेंटली स्ट्रोंगली, विमेंटली मीन्स स्ट्रोंगली। तो गांधी जी ने स्ट्रोंगली इसका विरोध किया। उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो इस इनइक्वल फाइट में, ये जो इनइक्वल फाइट है, ये जो असमान लड़ाई है, जो बिल्कुल बराबर नहीं है, बराबर की नहीं है, तो इसमें यदि हमारे साथ कोई अंग्रेज आ जाए तो ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेगा? नहीं। दिस शोज द वीकनेस ऑफ योर हार्ट, द कॉज इज जस्ट एंड यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। इससे आपके दिल की कमजोरी दिखाई देती है, इससे दिखाई देता है कि आप कितने कमज़ोर हैं। तुम्हें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए। यू मस्ट रिलाई अपॉन योर सेल्फ टू विन द बैटल। तुम्हें इस युद्ध को, इस लड़ाई को जीतने के लिए खुद पर भरोसा रखना चाहिए। You should not seek a prop in Mr. Andrews because he happens to be an Englishman. तुम्हें मिस्टर एंड्रू में प्रोप नहीं ढूंढना चाहिए। प्रोप कहते हैं सहारे को, प्रोप कहते हैं सहारा, सपोर्ट यानी सहायता, हेल्प। तुम्हें मिस्टर एंड्रूज की सहायता नहीं लेनी चाहिए क्योंकि मिस्टर जो एंड्रूज हैं वो एक इंग्लिश मैन है, वो एक अंग्रेज हैं। अब इस पूरे पैराग्राफ को एक्सप्लेन करता हूँ। जब चंपारण की लड़ाई शुरू होती है तो चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, इसे आप अंडरलाइन कर लेना और इसे याद रखना है, चार्ल्स फ्रियर एंड्रयूज, ये एक इंग्लिश पेसिफिस्ट थे, एक शांति दूत थे इंग्लिश, जो गांधी जी के डिवोटेड फॉलोवर बन गए थे। डिवोटेड यानी पूरी तरह से समर्पित फॉलोवर बन गए थे गांधी जी के। वो गांधी जी के आश्रम में गांधी जी को फेयरवेल बोलने के लिए आए, बाय बोलने के लिए आए। क्योंकि उनकी ड्यूटी लग गई थी फिजी आइलैंड्स में, वो वहाँ जा रहे थे। तो गांधी जी के जो वकील दोस्त थे उन्होंने सोचा कि एक अच्छा आइडिया है यदि इस लड़ाई में, जो अंग्रेजों की और भारतीयों की लड़ाई है चंपारण की, इसमें एंड्रयू हमारी साइड हो जाए और हमारी सहायता करे चंपारण में रुक कर। एंड्रयू भी राजी हो गया। एंड्रयू ने कहा, यदि गांधी जी इस बात के लिए एग्री हूँ तो मैं राजी हूँ, मैं मना नहीं कर सकता गांधी जी को, क्योंकि मैं उनका डिवोटेड फॉलोवर हूँ। तो गांधी जी ने इस बात का वीमेंटली अपोज किया, वीमेंटली यानी स्ट्रोंगली, सख्ती से इस बात का विरोध किया। उन्होंने कहा, तुम क्या समझते हो ये जो अनइक्वल फाइट है, जो फाइट बिल्कुल भी समान नहीं है, इसमें अगर यदि हम एंड्रयू को अपनी साइड रखते हैं तो इससे हमारा भला होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इससे हमारी कमजोरी दिखती है कि हम कितने कमज़ोर हैं। हम किसी एक अंग्रेज का सहारा ले रहे हैं।
तो हमें अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए कि हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। हमें एंड्रयू का सहारा नहीं लेना चाहिए क्योंकि वह एक अंग्रेज है। ये गांधी जी ने कहा। ओके, अब आगे देखते हैं बच्चों। ये चैप्टर इज नियर टू एंड। He had read our minds correctly, Rajendra Prasad comments, and we had no reply. Gandhi, in this way, taught us a lesson in self reliance. तो राजेंद्र प्रसाद ने टिप्पणी की, कमेंट किया, उन्होंने कहा कि गांधी ने हमारे मन को पढ़ लिया है। और हमने कोई रिप्लाई नहीं दिया क्योंकि हम पे कोई जवाब इस बात का बना ही नहीं गांधी का। तो इस तरह से गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का एक पार्ट पढ़ाया। ये बात राजेंद्र प्रसाद ने कही। ये बात याद रखना, चैप्टर में से क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो राजेंद्र प्रसाद ने कहा कि गांधी जी ने हमें सेल्फ रिलायंस का पार्ट पढ़ाया है, आत्मनिर्भरता का पार्ट पढ़ाया है। सेल्फ रिलायंस, इंडियन इंडिपेंडेंस एंड हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर। तो सेल्फ रिलायंस और इंडियन इंडिपेंडेंस और हेल्प टू शेयर क्रॉपर्स वर ऑल बाउंड टुगेदर, ये सारे एक साथ बंधे हुए थे। कौन कौन? सेल्फ रिलायंस यानी आत्मनिर्भरता, और भारत की आज़ादी, और शेयर क्रॉपर्स की हेल्प, ये तीनों चीज़ें एक साथ बंधी हुई थी। ये सारी चीज़ें एक साथ बंधी हुई थी। एक साथ बंधी होने का मतलब है कि भारत की जो आज़ादी मिली थी वो किसी एक कारण से नहीं, उसमें बहुत बड़ा हाथ था सेल्फ रिलायंस का, आत्मनिर्भरता का। और ये जो गांधी जी ने शेयर क्रॉपर्स की हेल्प की थी चंपारण में, इन लोगों ने भी आज़ादी में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और देश को आज़ाद कराने में अपना कोऑपरेशन किया। यदि गांधी जी इनकी हेल्प नहीं करते तो वो उनके लिए एक अजनबी होते, एक स्ट्रेंजर होते, और शायद भारत को आज़ादी मिलने में या तो बहुत वक्त लगता, या यूँ तो नहीं कह सकते इम्पॉसिबल होती। लेकिन ये सारी चीज़ें वाकई में एक दूसरे से बंधी हुई है। So beta, that was the chapter of Louis Fisher. You have to remember the name of the author, Louis Fisher, Indigo. Correct? And I'm about to ask some questions to you in the live class. That's why prepare this chapter vehemently, carefully, and responsively. Correct? So your flamingo is also completed, and now we will start your poetry. अभी बच्चों आपकी पोइट्री अभी दो पोइट्री बची है आपकी, और उसके बाद एक चैप्टर बचा है इवंस ट्राइज एंड ओ लेवल, जो आपका विस्टाज में है। जल्दी आपका कोर्स कंप्लीट होगा, फिर आपका रिवीजन चलेगा, फिर आपके एग्ज़ाम चलेंगे। हम आपके एग्ज़ाम लेंगे जैसे स्कूल खुलते हैं, हम रोज़ आपके टेस्ट लिया करेंगे। अब देखते हैं आप कितनी वीडियो ध्यान से देखते हो और कितने मार्क्स आप गैदर करते हो आपके बोर्ड एग्ज़ाम में। ओके, टेक केयर।